ऑलराइट क्लास 10। आज बात करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में आपने देखा कि फ्रांस जो है इस नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई उसका लीडर बनकर आया और इसने दुनिया को दिखाया कि क्या देशभक्ति होती है, कैसे आप उन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हो जो किसी भी तरह नेचर के खिलाफ है, चाहे किसी राजा का रूल हो या किसी और का। तो हमने देखा था कि नेशनलिज्म क्या है कि एक देश से जुड़े होने की भावना होना, अपने देश से जुड़ना, या फिर एक ऐसे देश के लिए एक रास्ता तैयार करना जो देश लोगों के लिए हो, जिसमें किसी एक की मर्जी ना चलती हो। तो यहाँ पर यूरोप जो रहा वहाँ पर ये जो देश थे अलग अलग थे, फ्रेगमेंट में बटे हुए थे। बाद में इन देशों ने अपने आप को एक बड़े लेवल पर, बड़े बाउंड्रीज को करके अपने आप को एक देश के अंदर या एक नेशन के अंदर कन्वर्ट किया। वो चाहे फिर इटली रहा हो या चाहे जर्मनी रहा हो, ये सारे देश ऐसे थे जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड थे और हर एक हिस्से में एक अलग रूलिंग हो रही थी, जिसे आप रीजन कहते हैं। जैसे इटली की बात करें तो इटली अकेला 7 हिस्सों में डिवाइड था और इन सातों हिस्सों पर अलग अलग लोग राज करते थे। लेकिन नेशनलिज्म की जब यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन सातों हिस्सों को एक कर दिया गया और इटली को पूरा एक नाम दिया गया और उसको पूरा एक देश बना दिया गया। इसी तरह जर्मनी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था लेकिन बाद में पूरा एक देश बना। भारत का भी यही हाल था। हमारे यहाँ भी प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे और आज़ादी के बाद उनको फिर हटाकर पूरे भारत के लिए एक रूपरेखा बना दी गई। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर नेपोलियन की। नेपोलियन यू नो 9th क्लास में आपको पता था फ्रेंच मिलिट्री का कमांडर चीफ था और जब फ्रांस की राजनीति पूरी तरह से ढीली पड़ी, वीक हुई, तो इसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और 1804-1815 तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है नेशनलिज्म को लेकर नेपोलियन के बारे में? Although Napoleon destroyed democracy in France but reintroduced monarchy in France, but he made revolutionary changes in the field of administration. हालांकि लुई 16 ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को हटा दिया था। फ्रांस क्रांति किस लिए हुई थी? मोनार्की सिस्टम के खिलाफ हुई थी। लेकिन इसने दोबारा मोनार्की सिस्टम को शुरू किया और जो डेमोक्रेसी थी उसको हटा दिया। दोबारा सारी पावर इसने अपने हाथ में ले ली। लेकिन इसके जो कैरेक्टर की तारीफ की जाती है वो क्यों की जाती है? वो इसी वजह से की जाती है कि इसने एम्परर बनकर भी वो सारे चेंजेस लेकर आए जो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको दिखाई देते हैं। इसके लाए गए चेंजेस आज भी डेमोक्रेसीज कंट्री फॉलो करती है। तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बना दिया, रूलिंग ऐसी कर दी जो काफी अच्छी थी, जिसमें काफी सुधार किया इसने। ना कि ये लुई 16 की तरह मनमर्जी चलाता था, ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया था और उसी वजह से इसको कहा गया था मॉडर्नाइजर। द आइडिया वॉज मेक द सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, और इसके इस आइडियाज की वजह से जो सिस्टम था वो पूरी तरह से साफ सुथरा और अच्छे तरीके से चलने वाला बन गया था। और इसके इस सिस्टम को कहा गया सिविल कोड। जो भी नेपोलियन ने सुधार किया वो सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। राइट डाउन द सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, और व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो दैट इज नोन एज नेपोलियन कोड। ओके, जो नेपोलियन ने अपने रूलिंग में चीजें शामिल की थी वो सारी चीजें नेपोलियन कोड के नाम से जाने जाती है कि रूलिंग कैसी होगी वो सब। कॉमनली नोन एज नेपोलियन कोड एबोलिश एट प्रिविलेज ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ।
तो सबसे पहला काम किया नेपोलियन ने, जो भी प्रिविलेज मिले थे, स्पेशल अधिकार होते थे, विशेष अधिकार चर्चेस को या फिर की नोबेलिटी को या जमींदारी सिस्टम जो था उसका हटा दिया कि ये सिस्टम जो बर्थ के बेस पे है कि राजा का बेटा राजा बनेगा वो अब नहीं चलेगा। अब जिसमें क्वालिटी होगी वही राजा बनेगा। इट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने सभी लोगों को एक समान बना दिया, इक्वल कर दिया कि कानून की नजर में सब बराबर रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह से किसी भी लेवल का फायदा नहीं लेगा। अगर किसी के पास पैसा है, कोई किसी नोबिलिटी से है, कोई किसी क्लर्गी से है, तो वो यहाँ पर सिर्फ इस वजह से ट्रीट नहीं किए जाएंगे कि वो हाई पोजीशन पे है तो उनको कोई सजा ना मिले। सजा सबके लिए बराबर रहेगी, सभी कानून की नजर में एक समान रहेंगे। और इसने राइट टू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट राइट था ये, क्योंकि कभी भी किसी की भी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी, हड़प ली जाती थी, तो वो आज के बाद नहीं होगा। ऐसा फ्रेंच ने, ऐसे नेपोलियन ने कहा कि आज जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पे आपका हक होगा, मालिकाना हक, कानूनी हक। Even in those territories which come under his control, Napoleon began to introduce many reforms as he did in France. और जो जो देश उसने जीते, जो भी टेरिटरीज उसने जीती, उसने वहां पर ये सुधार लागू किए। आसपास के जो भी इसके देश थे जहां इसकी सेना गई, वहां पे इसने जीत हासिल की, तो वहां पर इसने यही सुधार लागू किए। तो आप नेपोलियन को कह सकते हैं कि एक लुटेरा था, लेकिन कैसा लुटेरा था? सही, एक सुधारने वाला लुटेरा था, जिसने राजाओं को हटाकर वहां पे अपना रूल तो लगाया, अपने आप को वहां का एम्परर डिक्लेयर तो करवाया, लेकिन इसने सुधार किया। जो सिस्टम लोग चाहते थे वो सिस्टम इसने लोगों को दिया, और इसने दिखाया कि कैसे किसी कंट्री में रूल होना चाहिए। He simplified the administrative division in the Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. तो उसने स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के देशों पर कब्जा किया था, तो वहां पर उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना दिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे कि भाई रूलिंग कैसे होगी, काम कैसे किया जाएगा इन देशों पे, राज कैसे होगा नेपोलियन का, वो एक इसने डिवीजन बना दिया, पूरी तरह से सिंप्लीफाई। He abolished the feudal system and peasants could be freed from serfdom and manorial dues. Guild restrictions were removed in town. और इसने फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा जिसे भारत में कहा जाता था, वो हटा दी। और अब जो किसान थे वो सर्फडम से फ्री कर दिए। सर्फडम क्या होता था कि एक जो गरीब किसान होते थे ये जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और उसके बदले उनको पैसा देते थे। एक तरह से आप कह लो टैक्स कह लो या फिर कुछ और और उनके बदले उनकी सेवा करते थे, उनके घरों में काम करते थे, तो ये सर्फडम के अंदर आता था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार नहीं कर सकता था, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। गिल्ड्स बनी हुई थी कि भाई इस शहर में दूसरे शहर का व्यापारी नहीं आएगा, तो इस तरह से सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। और जो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इस सिस्टम को उसने सुधार दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो था उस टाइम का वो इम्प्रूव किया इसने, और कम्युनिकेशन जैसे चिट्ठी वगैरह थी उस टाइम पे यही अवेलेबल था, तो इस सिस्टम को इसने एस्टेब्लिश करवाया, इम्प्रूव करवाया। रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोगों का नेपोलियन के इन सुधारों के प्रति क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने कैसे देखा नेपोलियन को? Peasants, artisan, workers, new businessmen enjoyed this new found freedom. किसानों ने, कारीगरों ने, वर्कर्स ने और नए नए जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इस फ्रीडम, आजादी को एंजॉय किया, काफी पसंद किया। They could realize that uniform laws and standard system of weight and measures and a common currency would be more helpful in movement and exchange of goods and capital across various regions. उन्होंने ये माना कि ये जो एक समान कानून बना दिया गया है,
एक करेंसी कर दी गई है। पहले करेंसी भी हर रीजन की अलग अलग होती थी, इवन फ्रांस में कई तरह की करेंसी थी, इटली, जर्मनी। तो उन्होंने कहा कि ये जो करेंसी का झंझट है इसको खत्म करो और एक कॉमन करेंसी सभी के लिए लागू करो। तो जो बिजनेसमैन थे उनके लिए काफी अच्छा था, क्योंकि अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके ट्रेड कर सकते थे और इससे पैसा भी आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता था। वेट्स एंड मेजर्स, सामान जो तोलने के सिस्टम थे उनको एक जैसा कर दिया गया। पहले इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं था कि वेइंग या मेजरिंग कैसे की जाए। जब प्रोडक्ट को आप बेचोगे तो उसको कैसे खरीदा बेचा जाए, तो उसका एक बेस बना दिया गया। But in areas which are conquered by France, people reaction to our French rule were mixed. लेकिन वो एरियाज जहां पर फ्रांस ने रूल किया, उन देशों पर जहां नेपोलियन ने अटैक किया था और अपने कब्जे में किया था, वहां के लोगों का जो रिएक्शन था वो मिला जुला था। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज was seen as a torch bearer of liberty. इनिशियली यानी शुरुआत में फ्रेंच आर्मीज को देखा गया आजादी के टॉर्च बियरर, यानी जो आगे चलते हैं, जो किसी को रास्ता दिखाते हैं। तो उन देशों ने माना कि फ्रेंच आर्मी उनके लिए आजादी का रास्ता लेकर आई है। But very soon people could realize that the new administrative system was not going to guarantee political freedom. लेकिन जल्द ही लोगों को यह एहसास हो गया कि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया था, वो उनके लिए आजादी नहीं लेकर आ रहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक तौर पर आजादी मिले। कैसे? Increase in taxes, censorship, forced conscription into the French armies was seen as outweighing the advantages of administrative changes which Napoleon brought. तो इसका कारण क्या था कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए। नेपोलियन ने कहा कि आप टैक्सेस पे करेंगे सभी के लिए। सेंसरशिप, बोलने की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई, आप कुछ भी नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। फोर्स कंस्क्रिप्शन, फोर्स कंस्क्रिप्शन होता है आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करवाना, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भेजा जाता था। तो इस तरह से इन तीन चीजों ने जो नेपोलियन ने सुधार किया था उसको पीछे छोड़ दिया। लोगों ने नेपोलियन के सुधारों की ओर ध्यान नहीं दिया और उसकी ये जो दिक्कत थी उसकी तरफ लोगों ने देखा और कहा कि नेपोलियन के जो ये सुधार हैं ये कम है और इन सुधारों के नुकसान ज्यादा है। Thus, the initial enthusiasm of people began to turn into hostility. और जल्द ही जो लोग नेपोलियन के आने से खुश हो रहे थे वो जल्द ही इससे डरने लगे। एक तरफ जहां वो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का वेलकम कर रहे थे, अब वो नेपोलियन के इन रिफॉर्म्स के जो परिणाम थे उनसे डरे हुए थे। अगर आप टैक्स पे करते हो तो ठीक, जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। जबरदस्ती लोगों को सेना में भेजा जाता था। किसी परिवार में अगर एक जेंट्स है तो आप सोच सकते हैं अगर उसी को जबरदस्ती सेना में भेज दिया जाए तो उस परिवार पे क्या गुजरेगी। अगर आप कुछ भी कहने की आजादी ना हो, आपने सरकार के लिए कुछ कहा और आपको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो ये भी काफी डरावनी स्थिति होगी। तो लोग अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से टैक्सेस को पे करने से मना नहीं कर सकते थे। हर चीज उनके लिए एक जबरदस्ती थोपी गई थी। तो इस तरह से नेपोलियन के लिए जो रिएक्शन आया था लोगों का वो बाद में डर में बदल गया। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के दिखाए गए रास्ते आज भी दुनिया के बहुत सी देशों में फॉलो किए जा रहे हैं, स्पेशली उन देशों में जहां पे डेमोक्रेसी है। तो नेपोलियन ने लोगों को दिखाया था कि कैसे कंट्री में रूल होना चाहिए। So this was the story of Napoleon in the nationalism of Europe. Stay tuned for the next lecture. Start your note making. Okay, thank you.